हमारे पास पैसे ही नहीं हो पाते तो हम बैंक में जमा कहाँ से कराएंगे, हमारा खाता ही नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं होते तो खाता वाता कहाँ से खुलवाएं, इसलिए हम काय में जमा करें पैसे, इतना कमा नहीं पाते हैं, हमें कोई पता नहीं है। अभी बचते ही ना, थोड़े बहुत बचते हो, खाना पीना बचते ही ना, बचे हैं तो डालें। जो बैंक्स हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा डिपॉजिट मांगते हैं, 3,000, 4,000, 10,000 रुपया पर मंथ आप डिपॉजिट करके रखिए तभी आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या उनके आगे होती है, क्योंकि वो बेचारे इतना कमाते ही हैं कि वो जमा क्या करेंगे। या समस्या सोडवण्यातच आपल्या देशाची प्रगती लपलेली आहे। मात्र त्यासाठी गरज आहे अशा एका योजनेची जी केवळ वरवरच नाही तर मुळापासून देशातल्या लोकांना आर्थिक मदत करू शकेल। सरकार ऐसी हो जिसको कोई अंदर भी न दबा सके, बाहर भी न दबा सके। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाची नस चांगल्याच पद्धतीने ओळखतात आणि ते हे जाणतात की आर्थिक समानतेशिवाय देशाचा विकास होऊ शकत नाही। त्यामुळे त्यांनी वेळ न दवडता देशाची कमान अर्थ मंत्रालयाकडे या दिशेने काम करण्याचे आदेश दिले। माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आर्थिक रूपाने संपन्न आणि सुखी भारताचं स्वप्न पाहिलंय, ज्याला पूर्ण करण्यासाठी देशाला आर्थिक रूपाने मजबूत करावं लागेल। प्रधानमंत्र्यांचं सुखी भारताचं स्वप्न साकार करण्यासाठी तज्ञ अशी योजना बनवण्याच्या तयारीला लागले जी देशात श्रीमंत आणि गरिबांमधलं अंतर मिटवून आर्थिक स्थिती उंचावू शकेल। I dream of a digital India where mobile and e-banking ensures financial inclusion. I dream of a digital India where e-commerce drives entrepreneurship. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला आतापर्यंत एक ओळख मिळू शकलेली नसल्याचं प्रधानमंत्री चांगलंच जाणतात। जोपर्यंत देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत आर्थिक साक्षरता पोहोचत नाही त्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी बँकिंग सेक्टरशी संबंधित तज्ञ आणि अर्थतज्ञांना अशी योजना बनवण्याचं मिशन दिलंय जे देशाच्या बँकिंग सेक्टरमधील समस्यांचा उपाय शोधू शकेल। आणि प्रचंड मेहनत आणि चिंतनानंतर समोर आली ती प्रधानमंत्री जनधन योजना। आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है और मैं मानता हूं यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। मैं इस काम को करने वाले बैंकिंग सेक्टर के, और आज मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, करीब 7 लाख लोगों को मैंने अभी एक ईमेल भेजा था। शायद ये भी किसी प्रधानमंत्री ने काम पहली बार करने का सौभाग्य मिला होगा। बैंक के सभी व्यक्तियों को मेरी चिट्ठी गई है और मैंने इनसे आग्रह किया है कि ये बहुत बड़ा पवित्र और सेवा का काम है, इसको हमने करना है, और सबने किया। इस बात को जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के इस प्रत्यक्ष काम करने वाले लोगों ने उठा लिया है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं हमें 26 जनवरी तक इंतजार न करना पड़े। 26 जनवरी से पहले हम लक्ष्य को प्राप्त करें और देश में आर्थिक छुआछूत का जो माहौल है उससे मुक्ति दिलाएं। माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आपलं स्वप्न साकार करण्यासाठी ही योजना मोठ्या प्रमाणावर लागू केली आहे आणि त्याच्या यशस्वीतेसाठी कुठलीही कमी ठेवलेली नाही। आपल्या देशाचं एक चित्र असं आहे जे सुखी आहे। आधुनिक सोयी सुविधा त्या ठिकाणी पोहोचल्यात आणि प्रगतीकडे वाटचाल सुरू आहे।
मात्र या दृश्याचा, या चित्राचा दुसरा भाग थोडा बेरंग आहे. तंत्रज्ञानापासून दूर आहेत, अजूनही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. हीच प्रतीक्षा संपवण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी जनधन योजनेची घोषणा केली. सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो सरकार में बैठे हैं, भिन्न भिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, उनका भी विश्वास प्रस्थापित होने वाला है आज के बाद कि हम जो तय करते हैं, और शासन चलता है शासक व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों के विश्वास पर, उनको अपने पर विश्वास है, हाँ ये कर सकते हैं. ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को नहीं, शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को अनेक गुना बढ़ा देगा. और उसके कारण भविष्य में जब भी कोई योजना पर इस प्रकार का मिशन बोर्ड में काम करना होगा तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे. ये विश्वास आज प्रस्थापित है. तज्ज्ञांच्या मते जनधन योजना देशात फायनान्शियल इन्क्लुजनसाठी गरजेची आहे. तुम्हाला माहित आहे का की देशात 42% लोकांकडे बँक खातंच नाही. हेच कारण आहे की आर्थिक सुविधा 40% लोकांपर्यंतच उपलब्ध होत्या. हाच आपल्या देशाच्या विकासातील अडथळा आहे. स्वातंत्र्याच्या 6 दशकांमध्ये आर्थिक समावेशासाठी अनेक कामं केली गेली, मात्र त्यानंतरही आजही ज्यावेळी भारताची सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक चर्चा होते त्यात गरिबीचा बोलबाला होतोच. मात्र 1991च्या जागतिकीकरण युगादरम्यान अर्थव्यवस्थेत उल्लेखनीय वृद्धी दर्शवली होती. मात्र अडचण ही राहिली की याचा लाभ समाजाच्या सर्वच वर्गापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. त्यामुळेच जगातले 1/3 गरीब भारतात आहेत. आप कल्पना कर सकते हैं 1969 में जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कैसे कैसे सपने बोए गए थे. उस समय के सारे विधान निकालिए, ये सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए होता है ऐसा पूरे देश के गले उतार दिया गया था. लेकिन आजादी के 68 ईयर के बाद 68% लोगों के पास भी ये अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा से कोई संबंध नहीं है. और इसलिए लगता है कि जिस मकसद से इस काम का प्रारंभ हुआ था वो वहीं की वहीं रह गई. ही समस्या तेव्हाच दूर केली जाऊ शकते ज्यावेळी देशात बँकिंग सुविधा वाढवल्या जातील. त्यासाठी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली, ज्यामुळे देशात या योजनेद्वारे बँकिंग, कर्ज, विमा, पेन्शन आणि डेबिट कार्डच्या सुविधेचा विस्तार करता यावा. शायद इंश्योरेंस कंपनी के इतिहास में एक ही दिन में 1.5 करोड़ लोगों का अकस्मात बीमा, दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति का शायद इंश्योरेंस कंपनी के जन्म से आज तक कभी नहीं हुआ होगा. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा. आपल्या देशात आजही लोक बँकिंग सुविधांपासून वंचित आहेत, ज्यामुळे त्यांना केंद्रीय योजनांचा सरळ लाभ मिळत नाही. प्रधानमंत्र्यांच्या या योजनेमुळे आता देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात बँकिंग सुविधा पोहोचू शकते. मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है. आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे
अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। गरीब आणि श्रीमंतांमधलं अंतर मिटवण्यासाठी आर्थिक साक्षरतेनं प्रत्येक भारतीयाला जोडणं आणि भविष्यात एकाच खात्याच्या माध्यमातून अनेक लाभ पोहोचवण्याच्या उद्देशानं प्रधानमंत्री जनधन योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे। आजादी के इतने साल के बाद और जो देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर उससे वो अछूत रह जाए, मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं, ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं। और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है, तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। या योजनेद्वारे देशाच्या गरिबांपर्यंत बँकिंग सुविधा पोहोचवली जाईल। योजनेअंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाचं बँक खातं उघडलं जाईल, ज्यात खातेधारकाला 1 लाख रुपयांचा दुर्घटना विमा प्राप्त होणार आहे। जब 15 अगस्त को लाल किले से मैंने इस बात को कहा, दूसरे दिन ज्यादा और उस दिन शाम को भी मैंने कोई टीवी डिबेट में इस बात को सुना नहीं था, नहीं दूसरे दिन अखबार में भी इस बात को मैं ज्यादा मेरे कान पर पड़ी थी, न आग के सामने आई थी। लेकिन मुझे 1-2 सज्जन मिलने आए, तो उन्होंने कहा भाई हमारा ड्राइवर बहुत खुश है। मैंने कहा क्यों? और उसने कहा आज मोदी जी ने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे दिया। गरीब आदमी को चीजों की कितनी समझ है, कितनी तेजी से उन चीजों को पकड़ता है, उसका उदाहरण है। विधिवेत्ताओं को शायद पता नहीं होगा कि 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है, वो एक बहुत बड़ी योजना है। हिंदुस्तान के एक ड्राइवर को, गरीब आदमी को पता है कि उसके भाग्य को बदलने की एक शुरुआत 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराने के साथ हुई है। ये बात उस तक पहुंच गई है। या योजनेआधीही अनेक योजना प्रारंभ केल्या होत्या। त्या योजना खास वर्गाला लक्षात ठेवून बनवण्यात आल्या होत्या। मात्र या योजनेद्वारे संपूर्ण देशाची आर्थिक प्रगतीवर लक्ष देण्यात आलं। या योजनेशी संबंधित काही विशेष गोष्टी पाहूया। या योजनेअंतर्गत खातं उघडण्यासाठी मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही। त्यासोबतच इन्शुरन्स आणि पेन्शन प्रॉडक्टची सुविधा मिळते। खातं उघडण्यासाठी फिंगरप्रिंटची गरज असेल आणि आधार कार्डद्वारे KYC केलं जाईल। त्याशिवाय वोटर ID कार्ड, रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, सरपंच किंवा सरकारी अधिकाऱ्याद्वारा जारी करण्यात आलेलं पत्र, नरेगा कार्ड, वीज आणि टेलिफोन बिल, बर्थ किंवा मॅरेज सर्टिफिकेटद्वारेही खातं उघडलं जाऊ शकतं। ज्या लोकांकडे अधिकृत दस्तावेज नाहीत त्यांचंही बँक खातं उघडलं जाईल। त्यासाठी त्यांना निवेदनासह सह्या केलेले 2 फोटो द्यावे लागतील। जुन्या गरीब खातेधारकांना नवं जनधन खातं उघडण्याची गरज नाही। ते केवळ आपल्या संबंधित बँक शाखेत जाऊन डिजिटल सही नोंदवून रुपे कार्ड जारी करू शकतात। बँक अधिकाऱ्यांच्या मते जुने गरीब खातेधारकही नवं बँक खातं उघडू शकतात। या योजनेमुळे जिथं गरीब जोडले जातील तिथं 45 दिवसात एकावेळी रुपे कार्डामुळे देवाणघेवाण करण्याच्या अनिवार्यतेमुळे बचतीची सवय लागेल। ते बँकेत आपल्या बचतीनुसार वर्षात 1 लाख रुपयापर्यंत रक्कम जमा करू शकतात। मात्र एका वर्षात 50,000 रुपये किंवा एका महिन्यात 10,000 रुपयांहूनही अधिक देणं घेणं आणि खरेदी रुपे कार्डानं करू शकणार नाही। 45 दिवसात रुपे कार्डद्वारे पैसे काढण्यासाठी सरकारी आदेश जारी केले। असं न केल्यास जनधन योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही। खातेधारक 45 दिवसांच्या आत केवळ बचत केलेली रक्कम घेण्याचाच हक्क आहे। हम हमेशा कहते हैं कि भाई
सरकार हो, सरकार की संपत्ति हो, वो गरीबों के लिए है। लेकिन आज वो शब्दों में नहीं, वो हकीकत में परिवर्तित हो रहा है और उसके कारण आगे चल करके बैंक से उसको 5,000 रुपये तक का कर्ज, और सामान्य मानवी को इससे ज्यादा कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अपना रोजमर्रा का काम के लिए चाहिए। और अनुभव यह है, गरीब व्यक्ति जो बैंक के अंदर संबंध आता है, 99% वो समय से पहले पैसे जमा कराए। वो बेचारा हमेशा हर चीज से डरता रहता है। 99%, उसमें बहनों के पास हो तो 100% पेमेंट कर देती है, 100%। ये बैंकिंग सेक्टर का लोगों का भी अनुभव है। और वो बड़े बड़े लोग, हमें मालूम है क्या होता है। और इसलिए ये सारा प्रयास गरीबों के लिए है, गरीबी से मुक्ति पाने के एक अभियान का हिस्सा है, और उसी के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। या योजनेअंतर्गत सर्व बँक CBS म्हणजेच कोअर बँकिंग सोल्युशनशी जोडले गेले, ज्यामुळे बँकेची कुठलीही शाखा किंवा कुठल्याही शहरात आपलं खातं ट्रान्सफर करण्यामध्ये खातेधारकाला कुठलाही त्रास होणार नाही। प्रधानमंत्री जनधन योजनेत संयुक्त खातंही उघडलं जाऊ शकतं। या योजनेअंतर्गत एका महिन्यात केवळ 4 वेळाच खात्यातून पैसे काढता येतील, मात्र जमा करण्याची कुठलीही सीमा नाही। या योजनेअंतर्गत 10 वर्षांच्या वरील कुठलाही व्यक्ती आपलं खातं उघडू शकतो। प्रधानमंत्री जनधन योजनेची माहिती योग्य प्रकारे जनतेपर्यंत पोहोचावी यासाठी बिझनेस करस्पॉन्डंट एजंट्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे। हे एजंट खातं उघडण्यापासून पैसे जमा करणं आणि या योजनेचा लाभ घेण्याबाबत सर्व माहिती खातेधारकांना देतील। या योजनेमध्ये बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट अकाउंटची सुविधाही आहे। हे एक विशेष प्रकारचं अकाउंट आहे। मेरा खाता भाग्य विधाता नावानं या अकाउंटची ओळख आहे। त्याद्वारे महिलांना सरकारच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरळ याच खात्यात पैसे जमा केले जातील। हे खातं उघडण्यात आल्यामुळे महिलांमध्ये मोठा उत्साह आहे। अच्छी योजना है, उन्होंने जो भी किया है गरीबों की फैसिलिटी के लिए किया है। हाँ, इससे हमें ये प्रॉफिट हुआ है कि 1 लाख का बीमा मिला है, गरीबों के लिए वो सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोठमोठे अर्थशास्त्रज्ञ आणि बँकिंग सेक्टरशी संबंधित लोकांच्या मते या योजनेद्वारे देशाच्या विकासात खूप सहकार्य मिळालंय। ही योजना तयार करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि आर्थिक तज्ज्ञांनी विकसित देशांच्या बँकिंग मॉडेलचा अभ्यास केला। भारताच्या आर्थिक स्थितीला या मॉडेल्सच्या संरचनेसह जोडून एक अशी योजना तयार केली जी देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विकासाच्या रूपरेषेशी जोडू शकेल। चला एक नजर टाकूया काही आकड्यांवर आणि जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया जगात सर्वात शक्तिशाली देश अमेरिकेच्या बँकिंग सेक्टरनं देशाच्या प्रगतीत कसा महत्त्वाचा सहभाग घेतला आणि आता भारतानंही आर्थिक रूपानं संपन्न होण्याकडे दमदारपणे पाऊल कसं टाकलंय। प्रधानमंत्री जनधन योजना मुळात भारतीय कुटुंबांपर्यंत आर्थिक सुरक्षा, विमा सुरक्षा आणि बँकिंग सुविधा पोहोचवण्याचा एक सकारात्मक प्रयत्न आहे, ज्यामुळे सरळपणे बँक खातं असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सरकारी योजनांचा सरळ लाभ मिळू शकेल। अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे। कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था, देशातला प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्राचं आर्थिक योगदान नसेल तर सक्षम होऊ शकत नाही। अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांची अर्थव्यवस्था मजबूत मानली जाते, कारण या देशातले अधिकाधिक लोक बँकिंग सुविधांचा वापर करतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक योगदान देतात, ज्यामुळे भांडवली गुंतवणूक आणि बाजारात भांडवलाची कमतरता अशा समस्या येत नाहीत। अमेरिकेच्या फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या अहवालानुसार अमेरिकेत 91.2% लोकांकडे बँक खातं आहे। म्हणूनच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मानली जाते आणि ग्लोबल GDP ग्रोथमध्ये अमेरिका 16.6% GDP सह आघाडीवर आहे। त्याचप्रमाणे चीनसारख्या देशाची मजबूत अर्थव्यवस्थेचा आधारही बँकिंग सेक्टर आहे। चीनमध्ये नागरिकांची सक्रिय आर्थिक भागीदारीनं अर्थव्यवस्थेला मजबूत बनवलंय। या देशाच्या बँकिंग सेक्टरसह भारताच्या बँकिंग सेक्टरची तुलना केल्यास भारताची बँकिंग सेक्टरमध्ये नागरिकांची भागीदारी खूपच कमी आहे। भारतात केवळ 58% लोकांकडे बँक खातं आहे। त्यासाठी या योजनेद्वारे देशाच्या बँकिंग सेक्टरला वाढवून अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जातोय।
झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.